फ्रेंड्स, ये सीटेट एग्ज़ाम 2019 जुलाई में जो हुआ था, सेकंड पेपर है उच्च प्राथमिक स्तर का। स्टूडेंट देखें, पेपर चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर का, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है जैसे सीडीपी है या फिर साइंस या मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी में आ सकते हैं। इसलिए तैयारी आप दोनों से करेंगे, जहाँ से भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पेपर देख रहे हैं, सेकंड पेपर है। यहाँ भी वही चीज़ है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी है और लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग हैं। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी करें या इंग्लिश, यदि पहले में हिंदी करते हैं तो दूसरे में आपका इंग्लिश होगा। यदि पहले में जिनका इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज उनका हिंदी होगा। तो आइए इसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीडीपी वाले पोर्शन को हल करेंगे, जो 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। देखें, ये बाल विकास सीडीपी का एक क्वेश्चन है जो 30 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखें, दिया है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या सूचित करती हैं। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। सेकंड देखें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। और चौथा दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो जानते ही हैं कि बच्चों की जो गलतियां हैं, भ्रांतियां हैं, ये अच्छी चीज़ होती है। इससे क्या होता है, अधिगम में हम लोग क्या करते हैं, अपने सुधार करते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला सही होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक, लघु वयस्क के रूप में, फिर कोरी पटिया या खाली स्लेट के रूप में, एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में। तो आप देख रहे हैं निष्क्रिय प्राणी होंगे ही नहीं, कोरी पटिया तो होते नहीं, बच्चे जन्मजात सीखते हैं, कुछ न कुछ उनको सीख मिलती है। लघु वयस्क, ये भी गलत है। यहाँ पर देखें पहला विकल्प एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे खोजकर्ता होते हैं, अन्वेषक होते हैं। ये पहला विकल्प सही है। थर्ड वाला देखें, पेपर बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। थर्ड वाला देखें, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। देख रहे हैं विकल्प दिया है, उस समय समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हों, एक मुख्य दर्शक होने तथा बच्चे जो करना चाहते हैं करें, फिर कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो ये चौथा विकल्प ये ऑल राइट है। ठीक है, एक अच्छा अधिगम के समय हमेशा सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए और हर समूह की निगरानी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेव वाइगोस्टकी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। अनुकूलन, संगठन, पुरस्कार, दंड, समाजीकरण, पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया। तो इसमें सबसे परफेक्ट यही होगा जो लेव वाइगोस्टकी बोले थे कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया पर विशेष बल दिए थे। ठीक है, ऐसा चीज़ उनके लिए जब भी प्रश्न में आता है सही होता है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया पर बल दिए थे लेव वाइगोस्टकी। तो थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और अधिगम के बीच ये बोल रहा है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है। तो ये देख रहे हैं तीनों विकल्प गलत है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। सबसे परफेक्ट विकल्प ये है, विकास एवं अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञान पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके जो है उसको क्या कहा जाता है। मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। तो इसका सही परफेक्ट मानसिक उपकरण होता है। 6 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 7, एक उचित प्रश्न अब्लिक सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। अब यह जो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है, जो बात है। बुद्धि को, समीपस्थ अब्लिक निकट एरिया, विकास का जो एरिया है उसको, या साम्य धारणा, संरक्षण। तो परफेक्ट ही है, समीपस्थ और निकटस्थ दोनों के क्षेत्र को यह निर्धारित करती है।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला दिया है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करना, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाना, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, फिर रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसमें थर्ड वाला विकल्प सही होगा, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये अलग अलग उनका चित्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलर वर्ग के जो नैतिक तर्कड़ा की बात की है, कोहलर वर्ग जो थे नैतिक तर्कड़ा पर अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए एक वैध होता है। तो इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, यांत्रिकी उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक क्रम व्यवस्था। तो इसमें कोहलर वर्ग के अनुसार जो बातें यहाँ पर बताई जो मानवता के लिए वैध है वो है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत एवं अभिविन्यास। पहला वाला विकल्प परफेक्ट है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो यही सही है इसके लिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मूर्त क्रियात्मक अवस्था के लिए। 11 है, जीन पियाजे एवं लेव अगस्टकी जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, कौशल अर्जन में, प्रतिक्रिया अनुबंधन में, फिर निष्क्रिय आवृत्ति में। तो ये जीन पियाजे और लेव अगस्टकी ये जो है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में ये संरचनावादी अधिगम को देखते हैं। क्वेश्चन 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है, पास पड़ोस। तो बच्चे के समाजीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, मीडिया भी है, विद्यालय भी, परिवार भी, पास पड़ोस। तो इसमें जो सही परफेक्ट होगा वही हम लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका होता है विद्यालय और ये परिवार। पहले परिवार में जाते हैं बच्चे, इसके बाद विद्यालय में, ये दोनों अहम भूमिका निभाएगा। तो इसका थर्ड वाला परफेक्ट होगा, सेकेंड और थर्ड। 13 है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं ये दे रखा है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, स्वभाव तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, नैदानिक, प्राकृतिकवादी, अंतरावैयक्तिक, फिर अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें जो परफेक्ट होगा नैदानिक। 14 देखें, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, कक्षा समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों में प्रगति का पता लगाना, फिर बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त एवं पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में पता लगाना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो चौथा वाला है, बच्चों की क्षमताओं में क्षमता एवं संभावनाओं, उनके परीक्षणों के बारे में पता लगाना, फिर समय के साथ उनके अधिगम में परिवर्तन, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये तीनों परफेक्ट है। ये तीनों परफेक्ट है, बशर्ते ये गैर उपलब्धि या निम्न उपलब्धि ये उसमें नहीं होता। तो इसमें जो परफेक्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर चौथा वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 15, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? देखें, यहाँ पर कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़की की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों में तुलना की जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर लिंग पक्षपात का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्थ वाला यहाँ सही होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो प्रमुख है उसमें प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विकास करना, ये परफेक्ट है। 17 देखिए,
विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने के लिए वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना ये सबसे अहम होता है। पहला वाला सही है। इसमें 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये देख रहे हैं, विकास सटीक एवं सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से निर्धारित होती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो ये चौथा वाला विकल्प ये गलत है, धीरे धीरे घटित नहीं होता। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा में सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देश, मानकीकृत और प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ये फोर्थ वाला विकल्प सही होगा समावेशी शिक्षा के कक्षा के लिए। 20वां है, अधिगमकर्ताओं में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं। अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता, उच्च प्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। सेकंड वाला श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जो होते हैं दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। और थर्ड वाला दिया है पठन क्षमता और अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। और फोर्थ वाला सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। तो ये फोर्थ वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। 22 है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ये फोर्थ विकल्प, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित कराना, स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करना, उन सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार से दृश्य प्रस्तुतियों को उपयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। तो ये सेकंड वाला विकल्प यहाँ पर सबसे क्लियर है। अधिक से अधिक सामग्री हो, छूना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, छूकर महसूस करना चाहिए, ये सबसे बेटर होगा सेकंड। 23 है, सहयोगात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो ये सेकंड वाला विकल्प सही होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? संरचनात्मक परिवेश के साथ कौन सा अनुकूल नहीं हो सकता? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने हैं तथा प्रक्रियाओं के वजह प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या निर्धारण गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। और ये तीसरा दिया है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। और फोर्थ है, शिक्षक प्रमुख उपकरण के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो इसमें सबसे परफेक्ट सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट होगा। देखिए क्वेश्चन 26 यहाँ पर दे रखा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डाट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर खाली अंक लेने के लिए देख रहे हैं, अंक लेने के लिए। असफलता ये तो गलत होगा। अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य ये भी गलत होगा। प्रदर्शन लक्ष्य एवं अधिगम लक्ष्य ये भी गलत होगा। चौथा देखिए, असफलता से बचने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को असफलता से बचने के लिए तथा अंक लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अंक लेने के। ठीक है, फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर राइट है। 27 है, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? तो एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचारण, दंडात्मक। तो इसमें सेकंड वाला परफेक्ट सही है, ये अन्वेषण एवं परिचर्चा इस संदर्भ में करेक्ट होगा। 28 देखें, निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शा बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, फिर हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से
प्रश्न करना। तो देखिए, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना ये अधिगम की रणनीतियों में शामिल होता है, ये सही चीज़ है। और संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे को बनाना, यह भी करेक्ट है। इसके बाद उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, यह भी करेक्ट है आपका। इसके बाद हम उम्र साथी को समझना, ये गलत होगा। फिर स्वयं से प्रश्न करना, यह भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये पांचवा विकल्प सही, यानी कि यहाँ पर ये फोर्थ वाला विकल्प जो दे रखा है ये सही होगा। 29 है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने में अपनी अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ। तो इसमें सेकंड वाला जो पॉइंट है ये सही है। ये आनंददायक जैसी बात कही गई है गृह कार्य में, जहाँ आनंददायक बात होगी वो लगन से उसको और अभिप्रेरित होंगे और सीखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन 30 दिया है सीडीपी का, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, और उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प सही है, उदाहरण भी देना चाहिए और भी हट के दूसरा भी उदाहरण देना चाहिए। ये फोर्थ वाला सही है। सो थैंक यू।